नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। 2024 में लोकसभा चुनाव से कुछ समय पहले, करीब करीब एक साल पहले समझ लीजिए, ये इंडिया गठबंधन, जिसको इंडी अलायंस कहा गया, उसका निर्माण हुआ। और उसमें तब कई ऐसे चेहरे भी थे जो बाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए या वो इनसे छिटक गए। लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा, और लोकसभा चुनाव से पहले इनकी 4 अलग-अलग जगहों पर एक कोऑर्डिनेशन टाइप मीटिंग हुई, महाभोज हुए और बहुत लंबी-लंबी बातें कही गई। पटना में, चूंकि उस समय नीतीश कुमार इनके साथ थे, तो पटना में पहली बैठक बुलाई गई। दूसरी बेंगलुरु में बुलाई गई, जो कांग्रेस के शासन वाला प्रदेश था, कर्नाटक। तीसरी मुंबई में हुई, जिसका जिम्मा उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने उठाया। चौथी और अंतिम बैठक दिल्ली में हुई थी। और उसके बाद हमने देखा कि जब लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारे की बात आई, तो इनमें आपस में कई राज्यों में जूतम बाजार होते हुए दिखाई दी। कई राज्यों में अलग अलग घटक दलों ने कहा कि हम स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे, हम इंडी अलायंस को जानते भी नहीं। जैसे ममता बनर्जी ने कह दिया कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को अगर केवल उन 2 सीटों पर लड़ना हो जहां वो 2019 में जीती थी तो ठीक है, नहीं तो फिर सारी सीटों पर हम अपने प्रत्याशी उतारेंगे, और उसने ऐसा किया। अब दिल्ली में, हरियाणा में, गुजरात में आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ कांग्रेस के साथ में, लेकिन पंजाब में उसने कहा कि हम 13 की 13 सीटों पर लड़ेंगे। शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हो गया, लेकिन कई दूसरे राज्यों में बड़ी तनातनी की स्थिति रही लास्ट स्टेज तक, जिनमें उत्तर प्रदेश भी था और अखिलेश यादव भी थे। लेकिन साथ मिलकर के लड़े, और कुछ बैकग्राउंड में ऐसी चीजें थी, ऐसे मुद्दे थे कि कुछ राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा, और वो अकेले इंडिपेंडेंटली बहुमत से 32 सीटें दूर रह गई, 240 सीटें ही मिली। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि बिहार से पहले 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली। यहां भी घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर, यानी राज्यों के चुनाव में भी अच्छा खासा जूतम बाजार हुआ है, और आखिरी समय तक भी सीटों का ठीक से बंटवारा नहीं हो पाया। अब वही हम ड्रामा यहां देख रहे हैं बिहार में। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव 15-16 दिन तक एक ही गाड़ी पर सवार होकर के वोट अधिकार यात्रा, वोट चोरी, एसआईआर का विरोध, ये एक्चुअल में राहुल गांधी का एजेंडा था। इस पर ये लोग बिहार के एक बड़े भूभाग में घूमते रहे। लगा सब कुछ ठीक ठाक है। ये भी लगा कि काफी समय पहले से चूंकि आपस में मिलजुल रहे हैं राहुल गांधी, तेजस्वी और लालू यादव, और मटन वगैरह भी सिखा रहे हैं लालू यादव इनको कैसे बनाया जाता है राहुल गांधी को, तो सीटों का बंटवारा भी मोटे तौर पर हो ही गया होगा। लेकिन आखिरी समय तक भी, अभी तक भी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, और इसको लेकर के दोनों दलों में जबरदस्त मतभेद हैं, तनातनी है। आज बिहार पर बात करेंगे, और मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं लखनऊ से वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब, पटना से जुड़ेंगे अभिषेक तिवारी, और अगर समय रहा उनके पास, समय से वो अपने प्रोग्राम से मुक्त हुए, तो धीरेन्द्र पुंडीर भी दिल्ली से जुड़ जाएंगे। तो सीधे हम जोड़ लेते हैं जरा अपने साथ भट्ट साहब को। भट्ट साहब, बहुत जी, स्वागत। नमस्कार।
तो भट्ट साहब, जब ये इंडी अलायंस बना था लोकसभा चुनाव से पहले, तब तो लगा था कि इस बार तो मोदी सरकार को पलट ही देंगे। बड़े बड़े सूरमा जो हैं वो इकट्ठा हो गए हैं, लेकिन थोड़ा सा नुकसान पहुंचा पाए, उसके आगे तो गाड़ी नहीं बढ़ी इनकी। क्या कारण रहा? आप कारण देख रहे हैं, ये लोकसभा चुनाव के बाद ये चौथा चुनाव है। इसके पहले जो है अक्टूबर 2024 में हरियाणा में हुआ, नवंबर 2024 में महाराष्ट्र में हुआ, फरवरी 2025 में दिल्ली में हुआ। अभी और ये तीनों चुनाव में बीजेपी ने सरकार बनाई। तीनों तीनों राज्यों में दिल्ली की अब तक की पिछले 3 चुनाव में की बेस्ट एवर परफॉर्मेंस थी। अब आ गया है बिहार, चौथा चुनाव है। तो अगर अगर इतिहास के संदर्भ में देखें कि कैसे यह है सिचुएशन डेवलप हुई है, तो कांग्रेस ने एक बात तो दिखा दी है कि जितनी सहजता से, जितने लचीलेपन से, जितने रीजनेबल एकोमोडेशन के साथ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को चला सकती है, गठबंधन को लीड कर सकती है, वो मैच्योरिटी, वो फ्लेक्सिबिलिटी, वो लचीलापन, वो बड़ा दिल कांग्रेस के पास नहीं है। आज तक जो है, आज तक इंडिया गठबंधन को बने 2 साल हो रहे हैं, लोकसभा चुनाव को हुए 1.5 साल हो रहे हैं। आज तक इनकी कोई स्टीयरिंग कमेटी नहीं बनी, कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनी। बस केवल जब कोई चुनाव आता है तो चंद बड़े नेताओं की बैठक हो जाती है। यही होगा, यही अभी होने जा रहा है बंगाल में, तो यही होने जा रहा है तमिलनाडु में। और इनकी एक खास बात और है, ये चुनाव के पहले सेल्फ गोल भी कर लेते हैं। अभी बिहार का चुनाव सर पे है और तमिलनाडु की डीएमके सरकार एंटी हिंदी बिल लाने जा रही है कि तमिलनाडु में हिंदी फिल्म नहीं चलेगी, तमिलनाडु में हिंदी गाने नहीं चलेंगे, तमिलनाडु में कोई हिंदी साइन बोर्ड नहीं होगा। तो क्या ये बिहार में मुद्दा नहीं बनेगा? तो जिस तरीके से राहुल गांधी की जो एक प्रिंस वाली जो उनकी जो मेंटेलिटी है कि वो युवराज हैं और सारे जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो उनके पीछे पीछे चले और उनकी इच्छा के अनुसार चले, तो तेजस्वी यादव के पास अपना जनाधार है। वो सरकार बनाते हैं, सत्ता में आते हैं, ये नहीं आते हैं, ये तय होगा चुनाव में। लेकिन कांग्रेस तो पूरे तौर पर बिहार में आरजेडी की दया पर निर्भर है। वो अ, अ, कांग्रेस के भरोसे से वो अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो जिस तरीके से बिहार में कांग्रेस ने बड़े भाई का तरीका दिखाया है और एरोगेंट बिहेवियर दिखाया है, कहीं भी है, राहुल गांधी या कांग्रेस के किसी नेता ने तेजस्वी यादव के नामांकन के समय उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं समझी। इस सब का क्या संदेश जाएगा? उनका केवल ये है कि कैसे सीटें बढ़ा ली जाएं। आपको 70 सीट चाहिए, आपको 90 सीट चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि आपका स्ट्राइक रेट क्या है? सवाल ये है कि उस गठबंधन को मजबूत बनाने में, उस गठबंधन की दृढ़ता को में आपका योगदान क्या है? वो तो कुछ है नहीं आपका। और जो आपने मुद्दा बनाया, वोट चोरी यात्रा, और वोट चोरी जो है का मामला तो बिहार में फुस हो गया। और उसके तुरंत बाद जो है और आपने वोट चोरी यात्रा को निकाल करके तेजस्वी के लिए समस्या खड़ी कर दी कि अब लोग जो है जो चारा घोटाला लोगों की यादों में, लोगों की स्मृति ताजा हो जाएगी। और तेजस्वी ने उसके बाद यात्रा निकाली अपनी बिहार में। लेकिन तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी की वोट चोरी यात्रा के बाद एक बार भी कहीं वोट चोरी का नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? यानी वो वहां मुद्दा नहीं है। तो जिस तरीके से कांग्रेस जो है उसको लगता है कि उसके पास 100 सीटें हैं और वो उसको एज ए लेवरेज इस्तेमाल करेगी और वो आरजेडी के ऊपर एक दबाव बना लेगी, और आरजेडी से लगभग जो है और अगर उसकी सीटें ज्यादा आ जाती हैं तो वो आरजेडी के का जूनियर पार्टनर बन के नहीं रहेगी। आप राष्ट्रीय पार्टी, आप दिल्ली में हैं, लेकिन आपको बिहार में या यूपी में, बिहार में आरजेडी का, यूपी में समाजवादी पार्टी का जूनियर पार्टनर बन के रहना होगा, और कोई तरीका आपके पास नहीं है। तो कांग्रेस ने अब तक जो अब तक संकेत दिए हैं वो मीडिया इसको महागठबंधन कह रहा है आरजेडी कांग्रेस को। बाकी वो लोग स्वयं इसको महागठबंधन नहीं कह रहे हैं। तो ये महागठबंधन जो है या इंडी अलायंस जो है ये क्या कर पाता है, इसकी शुरुआत तो बहुत
अपशकुनों के साथ हुई है। अभी भी सीट शेयरिंग का मामला अटका हुआ है। और एनडीए में जो दो बड़े पार्टनर हैं, बीजेपी और जेडीयू, इन दोनों के बीच में 200 से ज्यादा सीटों का बंटवारा तय हो चुका है, कहीं कोई विवाद नहीं है। बिहार विधानसभा में टोटल सीटें 243 हैं। तो यानी अब 40 के आसपास सीटों को लेकर के ही जो है हम पार्टी, जो आपके जितिन मांझी की पार्टी है, या या जो या जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, या जो पार्टी चिराग पासवान की है, ये तीन छोटे छोटे दलों के बीच में 2-4 सीटों को लेकर के कुछ खींचतान चल रही है। बाकी उस एनडीए गठबंधन में 200 से ज्यादा सीटों के ऊपर कहीं कोई विवाद नहीं है, पूर्ण सहमति बन चुकी है। कांग्रेस में क्या है और आरजेडी के बीच में क्या है, अभी आप यही तय नहीं कर पाए हैं कि फाइनली कांग्रेस की टैली क्या होगी। तो ये सब जो है, और एनडीए की खास बात आप देखिए, लोकसभा का चुनाव हो या राज्य विधानसभा का चुनाव हो, एनडीए का सीट शेयरिंग का मामला, मुद्दे का मामला हमेशा चुनाव से पहले लगभग तय हो जाता है। अब जैसे यूपी में एक पार्टी है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, उसके नेता है ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर बिहार में सीटें मांग रहे थे, बीजेपी ने कहा वहां आपका कोई आधार नहीं है, आपको हम एक सीट नहीं देंगे, तय कर दिया। अब ओम प्रकाश राजभर वहां पे कह रहा है कि हम ही सेइंग कि हमारी पार्टी वहां पे 243 ऑल सीट लड़ेगी। लेकिन ओम प्रकाश राजभर के बारे में सबको पता है कि वो 1,000 वोट से ज्यादा एका सीट में पाएगा, और उसको जो है जो टोटल उसका वोट शेयर होगा, वो इट विल बी वेल बिलो 1%। तो वो कोई समस्या नहीं है। तो बीजेपी ने निर्णय कर लिया ना कि एक सीट भी अब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को ओम प्रकाश राजभर को नहीं देनी है। लेकिन वो कह रहे हम चुनाव लड़ेंगे। और ओम प्रकाश राजभर ने भी ये सावधानी बरती है कि यूपी में जो मंत्री बने हुए हैं, उनके 6 एमएलए हैं, यूपी से जो बीजेपी का से जो उनका गठबंधन है, उसमें दरार ना आने पाए। तो ये तय कर लीजिए ना। और एनडीए का, बीजेपी का जो जो काम चुनाव का है, वो साल में 12 महीने करते हैं। वो अपना संगठन का काम उनका कभी रुकता नहीं है, हर महीने उनकी मीटिंग होती है, हर महीने उनके क्या करना है, ये उनका एजेंडा तय होता है, उद्देश्य तय होता है, और वो लगातार संगठन पे अपना काम करते हैं। बाकी सारी पार्टियां चुनाव के 1 महीना पहले या जब चुनाव आयोग से घोषणा हो जाती तब वो जगती हैं। तो ये सब बिहार में दिख रहा है। और और और, और मेरा ये कहना है कि बिहार में एनडीए की अगर सफलता होती है, तो उस सफलता में सबसे बड़ा कारक एनडीए की संगठनात्मक क्षमता, संगठनात्मक तैयारी, और समय रहते सीटों का बंटवारा। और एनडीए ने यह सावधानी बरती है कि बीजेपी जेडीयू सभी नेता ये कह रहे हैं, ये चुनाव बीजेपी जेडीयू नहीं लड़ रही है, ये चुनाव एनडीए लड़ रहा है। सारे उम्मीदवार एनडीए के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने, आरजेडी ने ये नहीं कहा है कि ये इंडिया के उम्मीदवार हैं। वहां अभी भी ये चल रहा है कि ये उम्मीदवार कांग्रेस का है, ये उम्मीदवार आरजेडी का है, और ये उम्मीदवार सीपीआई का है, ये उम्मीदवार सीपीएम का है। तो अब इलेक्शन जो है, वो केवल जो है बूथ मैनेजमेंट या चुनावी गणित से आप नहीं लड़ते। इलेक्शन लड़ने के लिए संगठन के लेवल पर और कैडर के लेवल पर बहुत बारीकी से, बड़े परिश्रम के साथ तैयारी की जाती है। तो और बाकी आपको बताएंगे, अभिषेक तिवारी जी आ गए हैं। अभिषेक जी, बहुत स्वागत है आपका। ये बताइए साहब, राघोपुर से आज नॉमिनेशन दाखिल किया है तेजस्वी ने। उनके बराबर में लालू जी बैठे हुए थे, बराबर वाली सीट पर फिर राबड़ी देवी बैठी हुई थी। जो इनके महागठबंधन के दूसरे सहयोगी हैं कांग्रेस, राहुल गांधी की तो छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वाराणसी से नॉमिनेशन दाखिल करते हैं तो उनके सभी घटक दल वहां पर मौजूद रहते हैं। चलिए छोड़ दीजिए, इंडिया गठबंधन का कोई नहीं गया, कांग्रेस से भी राहुल गांधी नहीं गए तेजस्वी के नॉमिनेशन पर। इसका मतलब सीधा सा ये है कि वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा मान ही नहीं रहे हैं। अगर नहीं मान रहे हैं तो आप इनके साथ लड़ी क्यों रहे हैं। दूसरा, चलिए राहुल गांधी नहीं आ सकते थे, बहुत बिजी हैं, चंडीगढ़ के दौरे लगा रहे हैं, वहां पर एक दलित आईपीएस ने सुसाइड कर लिया तो उनको दलित राजनीति चमकानी होगी।
पर कांग्रेस का कोई और भी नेता नहीं पहुंचा नॉमिनेशन के समय। ये सब क्या हो रहा है? सबसे पहले तो सर आपको और वीरेंद्र सर को बहुत बहुत प्रणाम, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत। आज दिन भर मैं पटना में कभी बीजेपी ऑफिस में, कभी जदयू ऑफिस में ही चक्कर लगाता रहा हूं, और अभी भी आपको पता है शो डिले होने का कारण ही हमारे एक बहुत क्लोज आदमी को विधानसभा का टिकट मिला है, समझिए अभिषेक तिवारी को ही मिला है, ऐसा आदमी है। बस मैं चुनाव में फेस अलग है। तो अब प्रॉब्लम कहां है सर? बीजेपी ने लिटरली अपने ऑलमोस्ट सारे टिकट घोषित कर दिए, जदयू ने घोषित कर दिए। देखिए, लड़ाई सिर्फ ईगो की होती तो चल बन जाता। कांग्रेस अध्यक्ष नहीं थे, ठीक है, इनकी कितनी बहनें मंच पर थी सर, वो दिखाइए, कितनी बहनें थी। चलिए तेज प्रताप यादव तो निकाल दिए गए, बाकी रोहिणी क्यों नहीं थी? चलिए, बहनों का भी समस्या समझ में आ गया, कांग्रेस का समझ गया। लेफ्ट पार्टी के घटक दल के बड़े दीपांकर भट्टाचार्य, ये लोग क्यों नहीं थे? मैं बताता हूं। जो सिंक्रोनाइजेशन है, समन्वय है, जो बैठकें होनी चाहिए। आप देखिए कि एनडीए की एनडीए भी बड़ा घटक दल है, क्योंकि इसमें उपेंद्र कुशवाहा है, जीतन राम मांझी है, चिराग पासवान है, जेडीयू है, तो 5 पार्टियां हैं। कम से कम अमित शाह जी ने 6 बार मीटिंग ली। ऋतुराज सिन्हा जी पिछले 15 दिन में वो आदमी एक टांग पर खड़ा होकर के सीटों को देख रहा है, यहां वहां इधर उधर हो रहा है। कुछ बंटवारे के कारण इतने घटक दल है कि कहीं पे जेडीयू नाराज है, कहीं पे बीजेपी नाराज है, कहीं पे लोजपा नाराज है, लेकिन अंततोगत्वा सब साथ होकर के चलने लगे, सबका और आज ही कुशवाहा को बुला करके फिर बात की। हाँ 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 हाँ, सब चीज उनका राज्यसभा रिन्यू होने का सब कुछ हो गया, ओके। द होल पॉइंट इज दैट सर, कि अगर आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना चाहेंगे बैठकों से तो सॉल्यूशन निकलेगा, और सॉल्यूशन निकालने के लिए एक चीज है, अपना अपना घमंड टेबल के साइड में रखना होगा। अपना अपना घमंड टेबल के साइड में रखिए, और जो सबसे बड़ी बात है, थोड़ा आप झुकिए, थोड़ा वो झुकेगा। गठबंधन धर्म ऐसे होता है सर। पर राहुल गांधी को तो मलेशिया और कोलंबिया और पेरू घूमने से फुर्सत नहीं है। गठबंधन कौन करेगा? सीटों का फैसला कौन करेगा बैठ करके? नहीं, वो तो हो ही गया है ना कि भाई जो कांग्रेस के यहाँ के जो प्रभारी बनाए गए हैं वो लोग काम देखेंगे, कांग्रेस अध्यक्ष लोग देखेंगे। इंपॉर्टेंट ये नहीं है। अगर समन्वय बनाना होता तो वहां से वो चंडीगढ़ नहीं होते, वहां से वो बिहार होते, कि भाई क्या चल रहा है क्या। अब देखिए, पप्पू यादव जी अपमान का घूंट पी करके भी कांग्रेस में रहे हैं। जिस दिन मौका मिलेगा राजद से बदला निकालेंगे या नहीं निकालेंगे, अब वो टाइम आ रहा है। खुल के कहा जा रहा है कि हमको क्वांटिटी नहीं क्वालिटी सीट दो, पूर्णिया में दो, कटिहार में दो, किशनगंज तो हमारा है ही, जो हमारा है तो हमारा है। तुम्हारे सेफ सीटों पे स्ट्राइक रेट बढ़ाना है ना, हम भी सेफ सीट पर खेलेंगे। अब राजद की समस्या यह है कि राजद के साथ जो 3 वाम दल है यहां पर, सीपीआई, सीपीआई-एमएल और माले, ये तीनों अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हैं, और इनका ईगो बहुत बड़ा होता है सर। इनकी समिति होती है, कार्य समिति होती है, इनका अपना संगठन, एकदम अगर आप देखेंगे ना संघ स्टाइल में ये लोग भी काम करते हैं। तो एक बार सबने मिलकर के टिकट किसी जगह का डिसाइड कर लिया तो फाइनल हो जाता है। राजद ने गलती क्या की, घोसी सीट के लिए लेफ्ट से बिना साठगांठ किए राहुल शर्मा को पार्टी में शामिल करके कहा कि हम तुमको यहां से टिकट दे देंगे, और तब तक लेफ्ट की मीटिंग चली रही थी। उन्होंने महाबली यादव को घोसी से टिकट दे दिया। दिखने में सुनने में बहुत साधारण बात लगती है कि कोई बात नहीं, राहुल शर्मा को एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन राहुल शर्मा को बुलाया ही गया था कि घोसी
लड़ेगा तो जहानाबाद की सीट को हम साध लेंगे भूमिहार बहुल। और जदयू ने भी भूमिहार बहुल सीट पर से चंद्रवंशी को दिया है, तो सीट तो आरजेडी के फेवर में ही है। सवाल यह है कि क्या अब घोसी भूमिहार इस अपमान से घोसी जीतेगा? वो हरा देगा, बोलेगा हमारा दोनों परंपरागत सीट से भूमिहार उठ जाएगा तो हम क्या करेंगे? तो राजनीति सर ऐसे नहीं होती बिहार में, हर सीट का अपना समीकरण है। अब मैं आपको बताता हूं, बीजेपी ने भी गलतियां की, ऐसी नहीं है। अपने परंपरागत सीटें छोड़ी और सहयोगियों को दिया। अब एक सीट पर गड़बड़ी होने के कारण ये लोग 3 सीट हारने के कंडीशन में। ऐसा नहीं कि बीजेपी भी बहुत अच्छे पोजीशन पे है या एनडीए, मैंने अभी बताया कि जहानाबाद ये हारेंगे। इसी प्रकार से सासाराम में एक आध विधानसभा सीट बीजेपी खाली लड़ेगी। चैनपुर, सासाराम, दिनारा, नोखा, डेहरी, काराकाट, हर एक सीट सहयोगी को दे दिया, पूरा पार्टी ही आउटसोर्स कर दिया। अब आप देखिए कि इसका प्रभाव क्या है। अब देखिए, चिनारी सीट एकमात्र आदमी ललन पासवान जिता सकता था। उसका कारण है सर, वो हिंदूवादी आदमी था, हिंदू लोग उनके साथ जुड़ते हैं। जो जिनको मिला है उन पे आरोप बहुत गंभीर है। जेवीसी श्रीराम जी जो तमिलनाडु से आकर के वो सर्वे करके गए थे, उन्होंने एक ही आदमी को बोला था यही जीत सकता है, क्योंकि मुरारी गौतम जो कैंडिडेट है उन पे भयंकर आरोप है। करप्शन के तो हैं, वो सब ठीक है, लेकिन हिंदू मतांतर करने वाले मिशनरियों के साथ साठगांठ का जो आरोप है वो बीजेपी कैसे बर्दाश्त करती। तब बीजेपी ने क्या किया कि वो सीट दे दिया लोजपा को, और लोजपा के टिकट से इनको लड़ाया जा रहा है। तो बिहार चुनाव बहुत निर्णायक और बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ पे है। कई लोग बहुत खुश होंगे कि मैथिली ठाकुर को टिकट मिला है। अलीपुर से जाकर के लोग ग्राउंड जीरो पे जाएं। मैथिली का भविष्य उज्जवल जरूर है, हो सकता है वो जीत भी जाए, लेकिन भारी विरोध है भाजपा के अंदर। भाजपा के अंदर भारी विरोध है, कोई शुभ संकेत नहीं है सर। लेकिन ये फैसला तो सीधा ऊपर से हुआ है, प्रधानमंत्री के स्तर से हुआ है। बिल्कुल, ये सीधा ऊपर, यही तो बात है, सीधा ऊपर से हुआ है। लेकिन ग्राउंड पर तो 5 साल जिस आदमी का जलवाए जलाल जिसको कहते हैं ना रहा है, वो भी ब्राह्मण ही आदमी है, वो भी ठाकुर ही आदमी है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर मैं बता दूं, दरभंगा वगैरह साइड जो ठाकुर लगाते हैं वो ब्राह्मण होते हैं, हमारे यहाँ मैथिली ब्राह्मण। तो वो भी ब्राह्मण ही है, और पूरा कैडर और पूरे संघ का नीचे का कैडर उसके साथ खड़ा है। इजी, इट विल बी नॉट बी ए केक वॉक। सिवान स्वास्थ्य मंत्री बहुत गंभीर परिस्थिति में फंसे हुए हैं सर, बहुत गंभीर स्थिति में है। इसी प्रकार से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, इनका जीतना बहुत टेढ़ी खीर साबित होने वाला है। तो ये चुनाव कम मुझे महाभारत अधिक नजर आ रहा है, एकदम नेक टू नेक है। और प्रशांत किशोर आप तो देख ही रहे कैसे कैसे कैंडिडेट उतार रहा है। जहां पर इन्होंने राजपूत उतारा है, उसके ठीक अपोजिट इन्होंने ब्राह्मण उतारा है। जहां यादव इन्होंने उतारा, वहां भूमिहार इसने उतारा। जहां इन्होंने यादव उतारा, वहां पे इसने मुसलमान उतारा। हर सीट का प्रशांत किशोर अपना डेमोग्राफी के हिसाब से सीट का समीकरण साध रहा है। प्रशांत किशोर जो मुझे 2% 3% पर सिमटता हुआ नजर आ रहा था, अब समवेयर 7-8% पर मुझे अभी तो दिख रहा है सर। 20 दिन का कैंपेन। पर राघोपुर से भागने और चुनाव ना लड़ने के फैसले की वजह से कुछ लोगों का कहना है कि पूरे अपने पार्टी वर्कर्स और नेताओं को ही डिमोरलाइज कर दिया है उस आदमी ने। ये पता है कैसा गेम खेला है बीजेपी ने? बीजेपी भी के कारण भी फंसे और प्रशांत किशोर के कारण भी फंसे हैं। और राघोपुर में विरोध है, ये भी सही बात है। ये तो भीड़ बाहर से बुला के दिखाई गई है। ये भीड़ जो आई है बाहर से आई है सर। अब मैं आपको बताऊं ये कैसा सिचुएशन है। इस सिचुएशन को अखिलेश यादव भली भांति समझते हैं। निरहुआ को चुनाव लड़ा दिया गया आजमगढ़ से, पहला वाला याद कीजिएगा, जब 19 में ये लोग गठबंधन में, पूरी समाजवादी पार्टी का फोकस था कि आजमगढ़ तो जीतना है, अखिलेश भैया को जिताना है।
पूरी समाजवादी पार्टी अखिलेश भैया को ही जिताती रहेगी और बाकी सीटें हार गई। बीजेपी ने स्ट्रेटेजी में जीत और हार को, बीजेपी कई लेयर में काम करती है। टिकट 19-20, अभी मैं आ रहा हूं उस चीज पे ही, टिकट 19-20 भी बीजेपी का हो जाएगा ना, फिर भी क्लोज फाइट में वो निकाल ले जाएगी, उसकी संभावना 90% है। राजद और जैसे लोगों के साथ या लेफ्ट के साथ या कांग्रेस के साथ है, टिकट 19-20 हुआ है ना, नहीं निकाल पाएंगे वो, 19-20 के कारण हार जाएंगे। क्यों? क्योंकि समीकरण साधना। अब देखिए, पाटलिपुत्र लोकसभा चुनाव रामकृपाल यादव जी हार गए, लेकिन विधानसभा चुनाव में रीतलाल यादव के अगेंस्ट आज उनको टिकट दे दिया गया है। आईपीएस आनंद मिश्रा, असम वाले कैडर वाले, ये बक्सर से पिछली बार लोकसभा में निर्दलीय लड़े थे, इस बार बीजेपी ने उनको बक्सर से विधानसभा का टिकट दे दिया। अब ये आदमी जीत जाएगा। बक्सर जो पिछले 2 बार से ये लोग हार रहे थे, बक्सर जीतेंगे। तो समीकरण को अलग ढंग से साधा। आज शाहपुर से राकेश ओझा को टिकट मिल गया है, राकेश ओझा भी जीतेगा। आरा वाला सीट भी बीजेपी का निकलेगा। तो 2015 और 20 में जो मेजर शाहाबाद की सीटें कुछ कुछ हारी थी, कुछ कुछ जीतेगी, और उधर वो जो सासाराम वाला जोन है, वो हमेशा की तरह ये लोग गलती की है, वरना ये इसमें भी 4 सीटें जीतते, ये लोग हारेंगे। अगर एक जीतेगी बाकी सब। तो ये जो सीटें हैं, अब राजद कहां से कैंडिडेट देगा, कांग्रेस कहां से कैंडिडेट देगा, क्योंकि टाइमिंग कहां बचा सर, 20 दिन का मात्र समय है। एक पॉइंट आपने ध्यान दिया सर, एनडीए की इतनी सीटें खड़ी हो गई, इसको कहते हैं भाजपाकरण, राष्ट्रवादीकरण। कितने मुसलमान कैंडिडेट हैं सर? कितने मुसलमान कैंडिडेट है? मैं ये विश्वास नहीं हो रहा है लोगों को कि जेडीयू से मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है। सब हक के पक्के हैं। लोजपा से नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से नहीं है, हम से नहीं है। 80% सीटें अनाउंस हो गई हैं। सबने तय कर लिया है, सबने तय कर लिया। नहीं, मैं बता रहा हूं, जदयू देगी, किशनगंज और पूर्वांचल की सीटें देंगी, लेकिन ये जो सीटें परंपरागत रूप से चली आ रही थी, एक जमा खान वाली चैनपुर की सीट जब निकलेगी तो दे देगी जमा खान को, क्योंकि वो बीएसपी से आए हैं, मंत्री रह गए, तो दे देगी। लेकिन वो कारण कुछ और है, क्योंकि आप विनिंग कैंडिडेट है, बीएसपी से आए हमारी पार्टी में, तो रिस्पेक्ट वाली बात है। लेकिन जो बाकी जगहों से मिलता था, एकदम क्लियर कि या तो हमारे साथ चलो, नहीं तो एकदम खत्म कर देंगे राजनीति। आज एक और डेवलपमेंट हुआ सर, राजद ने ओसामा को टिकट दिया। शहाबुद्दीन के बेटे को। हाँ। अमेरिका वाले तक खिल गए होंगे, बोला अरे है ओसामा भाई, ओसामा जी को टिकट मिला है, लालू प्रसाद यादव जी ने दिया है, तेजस्वी यादव जी ने दिया है, इसके साथ चंदा बाबू की यादें हरी हो गई। तो भाजपा के हाथ में आईआरसीटीसी से लेकर के ओसामा कांड, इनको लग रहा है कि ओसामा कांड बैकफायर नहीं करेगा। ये एक ओसामा को टिकट के चक्कर में पूरा सिवान गोपालगंज होते हुए अपना गढ़ ये लोग हारेंगे, एक ओसामा को टिकट देने के कारण। हाँ, सिर्फ ध्रुवीकरण नहीं होगा सर, पूरा ध्रुवीकरण होगा। सिर्फ ध्रुवीकरण नहीं होगा, जंगल राज की याद से लेकर के, ध्रुवीकरण से लेकर के, शहाबुद्दीन जी के परिवार के लिए डिफिकल्ट टाइम आने वाला है, डिफिकल्ट टाइम आने वाला। तो मुझे लगता है कि भाई एनडीए ने सीट शेयरिंग में तो कम से कम, जिसको कहते हैं ना, पावर प्ले में बैटिंग बहुत बढ़िया की है। अब देखते हैं मिडिल ओवर में कितने ये लोग रन बनाते हैं, लेकिन पावर प्ले में तो एकदम साफ साफ नजर आ रहा है कि हौसले पस्त हैं। कांग्रेस का रिजिड होना मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि 61 देने को तो तैयार हो गई थी कल ही कांग्रेस, राजद, उसके बाद ये डिले हो रहा है। इसका मतलब है वीरवल्लर जी और जो आए हैं, और केसी वेणुगोपाल जी, पवन खेड़ा जी, यहाँ के कांग्रेस अध्यक्ष पप्पू यादव, कन्हैया कुमार, इन लोगों का कुछ अलग पक रहा है।
देखिए, पप्पू यादव और कन्हैया कुमार के साथ आपने जी नहीं लगाया, इनके हाँ, साथ भी जी लगाना बहुत हाँ, जरूरी है। नहीं कन्हैया कुमार जी, प्रोटोकॉल का पप्पू पालन यादव कीजिए। जी 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 जी। जी जी, नहीं प्रोटोकॉल का पालन करते हैं ये लोग, जी ही हैं, आप मान लीजिए जी ही हैं। ये बात और है कि मंच से उतार दिए जाते हैं राजद के, लेकिन फिर भी मैं तो जी लगाता हूं, ऐसा नहीं। जिया लगे वीरेन ना जी, ना। वीरेन जी, जी, राहुल गांधी घूम रहे हैं चंडीगढ़ और वहां दलित राजनीति कर रहे थे, और तभी खबर आ गई कि एक जाट एएसआई ने पूरन कुमार हाँ, पर, उस दलित अफसर पर आरोप लगाते हुए सुसाइड कर लिया। अब वहां दलित वर्सेस जाट राजनीति शुरू। जब ये दलित आईपीएस के घर गए, उनकी पत्नी भी आईएएस है, तो उनके साथ भूपेंद्र हुड्डा भी थे, दीपेंद्र हुड्डा भी थे, जाटों के दूसरे नेता भी थे कांग्रेस के। और तभी ये खबर आ गई कि एक एएसआई जो उनके सताए हुए थे, जाट थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो ये राहुल गांधी इतनी जल्दबाजी में क्यों रहते हैं? गए तो थे ये दलित राजनीति को चमकाने के लिए, और पड़ गया उल्टा दांव। अब जाट नाराज। पिछली बार जाट राजनीति की थी विधानसभा चुनाव में, इस बार लेने के देने पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि हरियाणा में चुनाव बहुत दूर है और 2029 का लोकसभा चुनाव भी दूर है, लेकिन इतनी जल्दी क्यों दिखाते हैं? ये कोई पहली बार तो ऐसा उन्होंने किया नहीं है, ये उनकी कार्यशैली है। पॉलिटिकल पार्टी में, राष्ट्रीय पार्टी जो होती है उसमें एक स्ट्रक्चर्ड हायरार्की होती है, उसमें एक संवाद एक चेन होती है। राज्य से रिपोर्ट आती है कि और दिल्ली में बैठा एक नेता उसकी समीक्षा करता है, सारे तथ्य इकट्ठे करता है। उसके बाद उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने टॉप नेता को इसके बारे में इन्फॉर्म करे। राहुल गांधी को खाली ये पता लग गया कि एक अफसर इस जाति का था, और इस जाति का कार्ड में अगर हमारी पार्टी खेलेगी तो हम बीजेपी के लिए समस्या पैदा कर सकते हैं। बीजेपी सरकार है हरियाणा में, उसके लिए हम एम्बैरेसिंग सिचुएशन पैदा कर सकते हैं। उनको ना लेना है ना दलित से ना जाट से, उन्हें किसी लेना देना नहीं है। उनका सोल एजेंडा ये है कि कैसे वो बीजेपी सरकार, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, उसके बारे में सामाजिक तनाव पैदा, उस इलाके में सामाजिक तनाव पैदा किया जाए, सामाजिक अस्थिरता पैदा की जाए, और उसको बढ़ाते बढ़ाते राजनीतिक अस्थिरता के लेवल पे लाया जाए। तो जब संगठन में कोई तैयारी नहीं होगी, संगठन में कोई कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन का सिस्टम नहीं होगा, तब इसी तरह की जो है बचकानी हरकतें होंगी। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी कहीं जाएंगे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अगर कहीं जाएंगे किसी घटना का मुआयना करने, जैसे मान लीजिए बंगाल जाएंगे, तो वो पहले अपनी पार्टी के चैनल से सारी सूचना की जो भी डिटेल सूचना है पहले वो एकत्र करेंगे। उसके बाद पार्टी का अपना लाइन ऑफ एक्शन तय होगा कि इसमें पार्टी को क्या स्टैंड लेना है, क्या बयान लेना है, सीबीआई जांच की मांग करनी है या सरकार के इस्तीफे की मांग करनी है, जुडिशियल इंक्वायरी की मांग करनी, क्या करना है। यहाँ कुछ नहीं, बस केवल एक नेता बैठा हुआ, उसके सामने एक खबर आई कि इस जाति का आदमी मर गया है। यदि आप वहां जाते हैं तो ये इस पे जो है बवाल खड़ा हो सकता है, वितंडा खड़ा हो सकता है, और वो चले गए। अब ये खबर आ रही है कि जो आईपीएस ने आत्महत्या की है, उसकी पत्नी जो है आईएएस अफसर है, इन दोनों के पास 3,000 करोड़ के एसेट्स हैं, और इसके परिवार में कई आईएएस आईपीएस रह चुके हैं, और कुछ पॉलिटिकल लोग भी रह चुके हैं। तो आखिरकार ये बिना किसी तथ्यों की जानकारी के, बिना किसी तथ्यों की पड़ताल के, और ये गनीमत थी उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग नहीं कर डाली। राहुल गांधी इस तरह की घटना, और योगी जी के की सरकार को बने 8.5 साल हो गए हैं। यूपी में ऐसी तमाम घटनाएं हुई हैं जहां प्रियंका और राहुल गांधी पहुंचे हैं फोटो खिंचवाने के लिए गले लगते हुए। हाथरस हो, आजमगढ़ हो, सोनभद्र हो, यूपी में बहुत सी घटनाएं ऐसी हुई हैं। और आज और उन घटनाओं को इन्होंने उसका पॉलिटिकल लाभ उठाने का प्रयास किया बिना किसी तैयारी के। उसका परिणाम ये है कि मुझे भी उनको याद करने में जो है दिमाग पे जोर लगाना पड़ रहा है
किसी की लोगों की मेमोरी में ये बात क्या होगी। इसलिए हमें आपको याद इसलिए है कि हमें ये बातें रोज लिखना पड़ती है और कई संदर्भों में उनको कोट करना पड़ता है। तो ये जो हरियाणा में जो हुआ है, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। राहुल गांधी इसी तरीके से बिहेव करते हैं हर जगह कि उनका कोई भी इस तरह का प्रयास कभी भी कोई भी लंबा लॉन्ग लास्टिंग पॉलिटिकल इम्पैक्ट छोड़ने में कभी सफल नहीं होता है। तात्कालिक 2 दिन 4 दिन का हल्ला हो जाता है सोशल मीडिया पे, टेलीविजन पर बस, और लोगों में चर्चा हो जाती है, मामला खत्म हो जाता है। कोई जी जी। नैरेटिव फॉर्मेशन नहीं हो पाता और यही हुआ हरियाणा में। धीरेन जी का स्वागत कर लेते हैं। धीरेन जी बहुत स्वागत है, नमस्कार। अभिषेक जी, एक सवाल मेरे मन में है, जैसे पहले चरण के नॉमिनेशन हैं, ये कब तक होंगे और अब कांग्रेस के पास कितना समय है, मतलब कितने दिन और कितनी रातें बची हैं जब उनको फैसला करना है कि राजद के साथ मिलकर के उनको चुनाव लड़ना भी है कि नहीं लड़ना है? सर एनडीए वाले तो मेरे ख्याल से कल और परसों 2 दिन के अंदर नॉमिनेशन फाइल कर देंगे, ठीक है। अब यहां पर बात यह है सर कि एनडीए चूंकि इस बंटवारे में बहुत तेजी से बार बार बैठक की, रात रात भर बैठकें की चल गए। अब चूंकि राहुल गांधी यहां पर थे ही नहीं, तो उन बैठकों का आउटकम निकलना कैसे था? वो आउटकम बिहार नहीं बहुत छोटा सा राज्य है, वो सर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। वो बात ठीक है सर, लेकिन एक केरल का और एक तमिलनाडु का व्यक्ति बिहार की राजनीति को, वो भी कांग्रेसी, कितना समझेगा? उसको तो वही समझाएंगे जो कन्हैया कुमार जी और पप्पू यादव जी समझाएंगे। आप समझिए बात को। और यहां मैंने, याद है आपके चैनल पर तकरीबन 5 महीने पहले बोला था कि अवधेश जी जो अध्यक्ष थे कांग्रेस का, वो बदल करके एक एंटी राजद व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया गया है। तो जो कम्युनिकेशन का जो ब्रिज होता है वो टूट गया, और अब वो अध्यक्ष इतना महत्वाकांक्षी है, क्योंकि मुझे कल पता है, कल उठापटक के बीच 61 सीटें फाइनल ऑफर कर दी, तब तो कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए था। अब आपने पूछा कितने दिन का टाइम है? 24 घंटा, इससे ऊपर नहीं। मतलब कल इनको सीट शेयरिंग करके दनादन अनाउंसमेंट करना होगा, इससे ऊपर टाइम ही नहीं है सर। आज सर है 15 अक्टूबर। आप बताइए सर, 15 दिन यहां और 6 दिन वहां, 21 दिन बाद तो चुनाव है, पहले फेज का वोटिंग है। 21 दिन में आप लोग सभी राजनीति के बड़े बड़े विश्लेषक हैं, तेजस्वी यादव अगर सुपरमैन की भी गति से हर सीट का प्रचार करने का प्रयास करें तो कितने सीटों पर प्रचार कर पाएंगे? सही। अभिषेक जी, एक बात की पुष्टि आप करिए। जैसे आपने अभी बताया कि प्रदेश अध्यक्ष ऐसे आदमी को लगाया जो एंटी आरजेडी है, लेकिन जो प्रभारी बनाया गया है कृष्णा अलावरू, बताते हैं आज तक उसकी लालू से मुलाकात नहीं हुई है। सही बात है। और कृष्णा अलावरू ने तो कल राजद के छोटे मोटे आदमी लोग को ऑफिस नहीं घुसने दिया है। बोला तुम तो छोटे लोग हो यार, तुमसे क्या बात करना, बात करनी है तो तेजस्वी और लालू से करेंगे, तुम लोग से नहीं करेंगे। दो बड़े नेता जो अपने आप को दिल्ली में देखते रहते हैं, उन दोनों को लौटा दिया। एक राज्यसभा वाले भी है। तो सारे माननीय जो अपने आप को समझते थे, उनको तो टके भाव नहीं पूछा। तो स्थिति खराब है। और आप राजद आईटी सेल के अटैक देखिए। राष्ट्रीय पार्टी लड़ना है तो लड़ो, वरना निकलो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। इस नौबत पर हो रही है, लिटरली गाली गलौज हो रही है आरजेडी आईटी सेल के द्वारा। और उसको हैंडल कौन करते हैं? संजय यादव। संजय यादव कौन है? तेजस्वी के राइट लेफ्ट सेंटर हैंड। तो कांग्रेस को सीधा बुरा लग रहा है जो नॉन बिहारी भी है, जो नॉन बिहारी भी है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। अच्छा देखिए, बीजेपी ने, मैंने बोला ना, बीजेपी ने ब्रह्मास्त्र चलाया है रीतलाल यादव के अगेंस्ट। एकदम साफ सुथरा चेहरा जो राजद के हर नस को समझता है, रामकृपाल जी को टिकट देना, ये मजाक नहीं है।
तो मुझे अब ये लग रहा है ओमकार सर कि T20 का पावर प्ले तो एकदम एनडीए के पास है। अब मिडिल ओवर्स का गेम है, मिडिल ओवर में भी कहां से ये रन बनाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के ऑलरेडी 4 विकेट गिर चुके हैं, पावर प्ले के अंदर 4 विकेट गिर गए। तो अब अगले 10 ओवर तो टुक 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 ही करना है आपको सिंगल। उसका कारण बताता हूं, तेजस्वी जी एक दिन में 4 रैली भी गए ना तो 80 सीट को कवर कर पाएंगे, और अगले 5 दिन में 20 और 100 सीटें। बिहार में सीटें हैं 243। अब जरा इधर हैवीवेट को जोड़ लेते हैं, मोदी हैं, योगी है, हेमंता विश्व शर्मा है, राजनाथ सिंह है। योगी जी कल पहुंच रहे हैं बिहार। हाँ मुझे पता है, नॉमिनेशन है सम्राट चौधरी का, कैसे न पहुंचेंगे। योगी जी सबसे अधिक डिमांड में रहने वाले नेता हैं इस बिहार इलेक्शन में। योगी जी भी, कम से कम हम बिहारियों को धन्यवाद देना चाहिए, 20 दिन के लिए योगी जी बिहारी होने वाले हैं, लिट्टी चोखा खाएंगे मस्त। हाँ तो वो गोरखपुर के हैं, वो जानते हैं लिट्टी चोखा क्या होता है। अरे हाँ, हम कब मना कर रहे हैं। धीरेन्द्र जी को जोड़ते हैं जी। धीरेन्द्र जी, राहुल गांधी चंडीगढ़ के चक्कर काट रहे हैं, दलित राजनीति कर रहे हैं, वहां के मुख्यमंत्री पे और प्रधानमंत्री पर अटैक कर रहे। करिए भाई, जरूर करिए, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं, आपको राजनीति करने का पूरा हक है। 2 घटनाएं हुई हैं। एक, राहुल गांधी बिहार की समस्याएं सुलझाने के बजाय, सीटों का बंटवारा सुलझाने के बजाय विदेश से आते ही चंडीगढ़ कूच करते हैं। एक ब्रेकिंग न्यूज है सर, पटना एयरपोर्ट पर कांग्रेस नेताओं के साथ मारपीट हुई है सर। किसने की है? अज्ञात लोग हैं, राजद समर्थक हैं, जो लोग समझ लीजिए सर। ओके, ब्रेकिंग न्यूज एक अभी वक्त आया है, वीडियो आएगा थोड़ी देर में। एक डेवलपिंग खबर है, चलिए इसको भी देखेंगे, इस पे आगे अपडेट करेंगे। लेकिन धीरेन्द्र जी, 2 घटनाएं हुई। राहुल गांधी चंडीगढ़ पहुंच गए, एमके स्टालिन एक बिल ला रहे हैं, एक प्रस्ताव ला रहे हैं कि हिंदी कहीं दिखाई नहीं देगी तमिलनाडु में, ना किसी बोर्ड पर, ना कहीं पाठ्यक्रम, ना कुछ। हिंदी को एकदम वो जलावतन करने वाले हैं। इन 2 घटनाओं का बिहार पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, एक तो चंडीगढ़ की घटना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसको लेकर मुझे लगता है कि यूएनओ में एक नया प्रस्ताव आएगा कि जो देश के कांग्रेस गवर्न एक कंट्री है, उसके प्रधानमंत्री की बातों को सुना जाए ध्यान से, और ये बात राहुल गांधी तक पहुंचा दी गई होगी। वो देखेंगे उसको कि संयुक्त राष्ट्र संघ उनको कब बुलाकर संबोधन देता है, क्योंकि जिस तरह की घटना में वो गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार के चुनाव वहीं से गवर्न होंगे। और उन्होंने बहुत बड़ा फार्मूला भी वहां से इकट्ठा किया जो वो लैटिन अमेरिका से लाए। लैटिन अमेरिका में उन्होंने चिंतन किया, वहां योग किया, और उसके बाद वो वापस आकर मुझे लगता है आखिरी दिन, चूंकि 48 घंटे पहले फेज के नॉमिनेशन के बचे हुए हैं, तो वो 48 घंटे के अंदर मुझे लगता है कि कुछ ऐसा कर देंगे कि इनको समझ में भी नहीं आएगा नीतीश कुमार को हो क्या गया। और ये अलग बात है, चुनाव की जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन तक ये चलता रहेगा। तो वो जो चंडीगढ़ में गए हैं उस बात का इसलिए कोई अर्थ नहीं साबित होता, क्योंकि जो चुनाव था, पूरा चुनाव अगर किसी ने देखा था हरियाणा का, तो शैलजा कुमारी, उनको किस तरह अपमानित किया गया था। दलवीर सिंह की बेटी हैं, खुद एक बड़े अपने आप को उन्होंने साबित किया। ये नहीं कि कोई वो कांग्रेस हाईकमान के दम पर भी रही हो, अपने आप को भी साबित किया। उसके बाद आप देखेंगे अशोक तंवर जब तक कांग्रेस में था, अध्यक्ष बना हरियाणा का, उसको अपनी कमेटी गठित नहीं करने दी गई। पूरी कांग्रेस वहां जाट राजनीति को समर्पित है। भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, सुरजेवाला, आपका सुरजेवाला, और इसके बाद अभी हाल में वीरेंद्र सिंह, ये तमाम लोग वहां सीधे तौर पर है। और मैं अभी आपके आने से पहले ये जिक्र कर रहा था कि जो पिछला विधानसभा चुनाव गुजरा है, इसमें पूरी कमान भूपेंद्र हुड्डा के हाथ में दे दी, दीपेंद्र हुड्डा के हाथ में दे दी, और एक नारा उछाला, जय जवान, जय किसान, जय पहलवान, और उसने बेड़ा गर्क कर दिया कांग्रेस का। मैं यही कहता हूं कि हरियाणा में ये बात हो ही नहीं सकती कि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी चले जाएं, प्रियंका चले जाएं, सोनिया चले जाएं, सब इकट्ठे होके चले जाएं और सब आ जाएं और उन पर दलित यकीन कर ले, ये बात हो ही नहीं सकती।
क्योंकि वहां जिसको कांग्रेस ने अपना वोट बैंक मान लिया उनका सीधे तौर पर दलितों से झगड़ा है। जो कांग्रेस की दिक्कत यह है कि वो राहुल गांधी कागज पर लिखी गई राजनीति और ग्राउंड में जो राजनीति, उन दोनों के बीच में कहीं कोई मिलाव दिख ही नहीं रहा, कोई सामंजस्य नहीं है, उनका कोई रिश्ता इस पॉलिटिक्स से नहीं है। जो बिहार में जो होगा उससे उनका कोई लेना देना नहीं। जब तक उन्होंने जन अधिकार यात्रा, वोट अधिकार यात्रा की, जब वो निकाली, उनको मालूम था कि मेरा रोल इस फिल्म में इतना ही है, इस फिल्म के बाद मेरा पैसा खत्म और मुझे नहीं आना, तो बात खत्म हो गई। उसके बाद वो अगली फिल्म में चले गए, अचानक वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एक्सपर्ट हो गए और वो 1, 2, 5 हजार 10 हजार नहीं, वो 18,000 किलोमीटर पहुंच गए हिंदुस्तान से कि साहब हम यहां से जाएंगे। अब वो फिर वापस लौट आए, अचानक उनको लगा कि उनका नया अवतार हो गया है। और वो तो इसीलिए इस तरह से कोई एक विपक्ष का लीडर पॉलिटिक्स करेगा, मुझे लगता है कि बहुत ही अजीब सी बात है कि उसका कोई अर्थ चंडीगढ़ का बिहार की राजनीति से कोई भी रिश्ता नहीं है। और राहुल, आप ये सोचिए कि देश का एक तरफ प्रधानमंत्री भोजपुरी में बोलता है, एक तरफ देश का प्रधानमंत्री बिहार से रिलेटेड सारे फैसले लेता है, एक तरफ देश का प्रधानमंत्री मतलब अपनी पार्टी और देश के प्रधानमंत्री, इन दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाता हुआ दिखता है। देखिए, हार जीत अलग होती है, मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि वो दोनों के बीच में एक समन्वय कर रहे हैं, उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो एक पार्टी के सिपाही हैं। उनको मालूम है पार्टी का मैं जीता हुआ कैंडिडेट तभी प्रधानमंत्री हूं। लेकिन राहुल गांधी ये मानते हैं कि पार्टियां, व्यक्ति, संगठन, इन सब से वो ऊपर हैं, प्रभु हो या परात पर। तो वो कहते हैं कि हूं तो मैं कांग्रेस का, मैं प्रभु हूं। तो वो इस समय मुझे लगता है कि इसीलिए अगर आप बिहार से इसका कोई रिलेशन पूछ रहे हैं तो ये ऐसे ही है जैसे हम लोग अक्सर कहते हैं कि चांद पर बैठी हुई बुढ़िया चरखा काट रही है, तो उसका सूत किसको मिलता है, उसके सूत से कपड़े कौन पहनता है। तो जो कांग्रेस के ये युवराज है, ये किसकी राजनीति करते हैं, इसकी राजनीति से हासिल वोट किस पार्टी को मिलते हैं और कौन पार्टी उन वोटों से सत्ता हासिल करती है, इनका कोई रिश्ता नहीं है, जैसे हमारा चांद पे बैठी बुढ़िया से नहीं है। अगर आपका सवाल का यही हिस्सा मुझे लगता है आपने। जी वीरेंद्र जी, तमिलनाडु में जो हुआ है, हिंदी विरोधी प्रस्ताव पेश हुआ है। इसलिए बता दूं, माफ कीजिएगा मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। तमिलनाडु में, क्योंकि मैं लगातार लंबे समय तक तमिलनाडु में घूमता रहा और मैं जब पहली बार तमिलनाडु गया था तो मैं 95 में पहली बार तमिलनाडु गया था और मैं स्टेशन से उतर के नीचे तक जब तमाम जगह घूमता रहा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। और आखिर में जब नहीं रुका गया तो मैं रेलवे स्टेशन के अंदर जो स्टेशन इंचार्ज था चेन्नई पे, मैंने उससे पूछा कि भाई साहब ये ऊपर तो अंग्रेजी वो तमिल में लिखा हुआ समझ में आ रहा, चूंकि मैं तमिल नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन ये इस तरह लिखा हुआ तो ये तमिल ही होगा। नीचे इंग्लिश में आ रहा है, ये बीच में काली पट्टी क्या है? तो उन्होंने कहा साहब ये हिंदी है। तो इसीलिए अगर हम ये सोचें कि आज स्टालिन कर रहा है या कुछ कर रहा, नहीं, स्टालिन अब इस राजनीति को आखिरी पॉइंट तक ले जा रहा है। आखिरी पॉइंट क्या है? जब आप देश से खिलाफ खड़े होने की उस पोजीशन में चले जाते हैं, क्योंकि ये देश के लिए बहुत आश्चर्य नहीं, नॉर्दर्न इंडिया के या हो सकता है आपके दर्शकों के लिए कोई नई चीज हो सकती हो, लेकिन हम लोगों को मालूम है कि जो तमिल टाइगर्स और उनके लिए जिस तरह का मूवमेंट में ये लोग प्रेशर डालते थे, कई बार वो देश के खिलाफ खड़ा हुआ हिस्सा दिखता था। तो ये देश का कच्चा तीबू जैसा मसला कोई ऐसा नहीं है कि इंदिरा गांधी ने क्रिएट किया था, उसके लिए तमिल लीडरशिप के उन लोगों ने जिनको हमेशा से हिंदी से, क्योंकि 67 के बाद तमिलनाडु में ये हमेशा से एक रीजनल और उस स्ट्रेस तक ले जाना, यानी वो उस बॉइलिंग पॉइंट तक ले जाना चाहते हैं जब सरकार की मजबूरी हो जाए, केंद्र सरकार की। और ये खतरनाक पॉलिटिक्स है और ये बात मुझे लगता है कि कांग्रेस के समय से बहुत दिन तक चलती रही और बीजेपी भी इस पर बहुत ज्यादा बड़े फैसले लेने से मुझे लगता है कि कतराती रही। जो बंगाल का उदाहरण था वो सब जगह है। तो आप नहीं कर सकते हैं कि इस बस कार्यक्रम के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। अभिषेक जी को भी जाना है, 9:30 बजे उनका प्रोग्राम है। तो ये हेडलाइन अभी अभिषेक जी ने मुझे भेजी, दर्शकों को भी मैं दिखा दूं। पटना में टिकटों पर बवाल, कांग्रेस नेताओं को खूब पीटा। इंडिया टीवी की ये हेडलाइन है और
देखिए क्या होता है, बिहार से अच्छी अच्छी मेरे खबरें। पास सर जो ग्राउंड रिपोर्ट है ये जी। इस हेडलाइन के इतर है। अभी अभिलाषा का मैसेज आया है वो एयरपोर्ट के लिए निकल रही है। खूब पीटा नहीं है, दौड़ा दौड़ा के पीटा है, कपड़े तक फाड़े गए। ओहो, मतलब जिसे आप जो पेट लाइन कहते हैं ना, जूतम पेजार, जो आपकी लाइन है वो तो हो गई सर। ये तो सही और में जूतम पेजार हो रही है। किस किस को दौड़ा दौड़ा के पीटा है, कोई नामों का उल्लेख किया जा सकता है क्या? अब अभी तो मेरे पास नाम नहीं है, लेकिन जैसे ही होंगे मैं आपको व्हाट्सएप करके डिटेल बताऊंगा और आपके दर्शकों को भी, ताकि आप कम्युनिटी टैब पर कम से कम डाल सके। लेकिन बिहार एकदम रोमांचक मोड़ पे है सर। मतलब गठबंधन दल आपस में अब कपड़ा फाड़ मारपीट पर उतर आया है। ये चुनाव जीतने के लक्षण है नहीं। और आपने एक बात पूछी है स्टालिन वाली सर, जी, मोदी जी इसको जब मंच से उठाएंगे ना तो हिंदी विरोधी नहीं, हिंदी द्रोही बोल के बताएंगे, क्योंकि इनके साथ मंच शेयर किया है, तमिल में बोल के गए हैं। और बिहार इसको बहुत सीरियसली लेगा सर। तो बहुत ये संभव है, सोचना कि वो छोटा मोटा अटैक, बहुत संभव है कल योगी जी श्री गणेश कर दें। हाँ हो सकता है कि कल गांडीव पे पहला बाण योगी जी से ही चल न जाए। जी जी जी, आप तीनों का और दर्शकों का बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। धीरेन्द्र जी आपका भी, वीरेंद्र जी आपका भी, अभिषेक जी बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू सर। दर्शकों से ये निवेदन रहता है आखिर में कि आप, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर कर दिया करें, इससे रीच बढ़ती है। और वीडियो को अपने मित्रों को शेयर भी करें। धीरेन्द्र पुंडीर और न्यूज कमेंट भी पॉइंट, कर सकते जी धीरेन्द्र हैं। पुंडीर कमेंट मैं दे न्यूज, दूंगा, शोभाते तो कमेंट भी रिप्लाई दे दूंगा। कमेंट करने से असली रीच बढ़ता है, क्योंकि इंगेजमेंट होता है। बिल्कुल। धीरेन्द्र जी का चैनल है धीरेन्द्र पुंडीर न्यूज पॉइंट, और अभिषेक जी का चैनल है द अभिषेक तिवारी शो। दोनों को सब्सक्राइब करें, सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सर, आप सबको प्रणाम, नमस्कार। सभी वरिष्ठ पत्रकारों को प्रणाम, धीरेन्द्र सर को प्रणाम, वीरेंद्र सर को प्रणाम। बहुत स्वागत। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।